नमस्कार, मैं सोनी कुमार। आज हम पढ़ेंगे कला के विषय में मौर्यकालीन। मौर्य काल की कला के संबंध में हम ये बताएंगे कि मौर्य काल की कला कितनी प्रगतिशील थी, क्यों थी, उसका कारण क्या था और किन किन क्षेत्रों में वो देखने को मिलती है। तो पहले तो एक सवाल उठता है कि आखिर कला किसे कहते हैं। तो इसका बहुत से डिफिनेशन है, वो अलग अलग है, वो अपनी जगह है, उस पर आप मत जाइए। कला का मतलब सीधी सी बात यह है कि किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक जब किया जाता है और जो कार्य किया जाता है, जब कोई दर्शक उसको देखता है तो उसके मन में जो आनंद की अनुभूति उत्पन्न होती है वही कला है। आप उदाहरण के तौर पे आप जाते होंगे आगरा में ताजमहल, तो ताजमहल देख के क्या होता है, आनंद की उत्पन्न होता है कि नहीं, आनंद उत्पन्न होता है। तो वही आनंद की उत्पत्ति वो कार्य कुशल तरीके से किया गया, तभी तो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, अन्यथा आज तक कोई भी ताजमहल नहीं बन पाया उसके बाद। तो हम आते हैं अपने विषय पे। तो कला बेसिकली 5 प्रकार की होती है, जिसमें चित्रकला है, मूर्ति कला है, स्थापत्य कला है, मृदभांड कला है, मुद्रण कला है। और जो स्थापत्य कला होता है उसके तहत 3 चीज़ें आती हैं। आप चाहे भवन बनाइए, चाहे महल बनाइए, या गुफाओं में कोई निर्माण कार्य करिए, यानी गुफा स्थापत्य। तो ये 3 चीज़ें मिलती हैं। तो हम जब मौर्य काल में आते हैं, तो मौर्य काल में आने के बाद आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध की गद्दी पर सत्ता संभालता है, तो उसके बाद क्या होता है कि राजनीतिक स्थिरता आती है, यानी कि राजनीतिक रूप से साम्राज्य स्थिर होता है, विदेशी आक्रमण से मुक्ति मिलती है। राज्य के अंदर भी जो है जो उस समय का राजा शासन हुआ करता था, उसके तहत शांति और व्यवस्था स्थापित हुई थी। तो कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक स्थिरता हो, आर्थिक संपन्नता हो। जब राजनीतिक स्थिरता होगी तो किसी भी राज्य में स्वाभाविक सी बात है कि उथल पुथल नहीं होगा, तो आर्थिक संपन्नता भी आएगी। और आर्थिक संपन्नता जब आती है तो समाज बड़ा प्रगतिशील बनता है। आप देखेंगे उस समय प्रगतिशील समाज का मतलब मेरा यह है कि आप उस समय की देखेंगे, खास करके आप आज की अब तक की धार्मिक स्थिति की तुलना करिए तो उस समय देखेंगे ब्राह्मण धर्म भी था, जिसके तहत वैदिक रीति रिवाज से पूजा पाठ किए जाते थे। उसके बाद श्रमण परंपरा भी कई प्रकार की थी, जैसे कि बौद्ध है, जैन है, आजीवक हैं, कई ठो हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब समाज स्थिर रहता है, संपन्न होता है, प्रगतिशील होता है, तो ऐसे में क्या है कि कलाओं का विकास होता है। राज्य के पास भी कलाओं पे ध्यान देने का समय मिलता है। तो हुआ क्या कि मौर्य काल में जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय में देखते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक राजप्रसाद का निर्माण कराया था। और वो राजप्रसाद जो था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का था, तो वो उसकी तुलना ये की जाती थी कि ये जो है सूसा और एकबतना 2 महल थे, उनसे तुलना की जाती। इन सूसा एकबतना महलों की बड़ी प्रशंसा की जाती है कि बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए गए थे। और इसको जो है फाहयान जो कि मौर्य काल में आया था, यानी कि जो चीज़ बनी थी लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, और जो आता है फाहयान आया था चंद्रगुप्त मौर्य के गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के समय, उसी के समकालीन समय में आया था जो है। तो वहाँ पे क्या होता है कि फाहयान ने कहा कि ये जो इसका जो निर्माण है, ऐसा लगता है कि इसका निर्माण देवताओं ने किया था। और इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? कुम्हार और बुलंदी बाग से जब खुदाई की गई तो वहाँ से इसके प्रमाण मिले हैं। और इस भवन में पत्थर के स्तंभ लगाए गए थे, उसके भी प्रमाण मिले हैं। और लकड़ियाँ भी लगी थी, चूँकि वो मिली नहीं हैं, लेकिन ये माना जाता है कि वो जो राजप्रसाद उसका था, वो उसके निर्माण में इन सामग्रियों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त के बाद आता है बिंदुसार। बिंदुसार के कार्यकाल में किसी विशेष निर्माण का हमको तो नहीं मिलता, लेकिन राजनीतिक स्थिरता बनी रहती। फिर उसके बाद आता है सम्राट अशोक का काल। सम्राट अशोक का काल
अगर देखा जाए तो एक युद्ध जिसमें उसने जो कलिंग का युद्ध उसने लड़ा, उसके बाद उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, वो सारी चीज़ें अलग है। अब हम कलाओं पे आ जाते हैं तो कुल मिला जुला के अशोक के समय में भी मौर्य साम्राज्य राजनीतिक रूप से स्थिर रहा, मजबूत हुआ, सशक्त हुआ, आर्थिक रूप से और संपन्न हुआ, और संपन्नता जब आई तो समाज और प्रगतिशील हुआ। तो ऐसे में अशोक के समय में हमें तमाम क्षेत्रों में कलाओं के विकास को देखने को मिलता है। जैसे कि उसके समय के जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्तूप या फिर स्तंभ। तो स्तूप कला, स्तंभ कला, गुहा स्तूप, मूर्ति कला। तो स्वतंत्र रूप से राजकीय मूर्तियों का निर्माण तो नहीं मिलता है, लेकिन जो उसके स्तंभ लेख मिले हैं उनके ऊपर जानवरों की मूर्तियां जो है मिली हैं। तो ये राजकीय कला के तहत उस समय जो है भवन निर्माण होता है, मौर्य काल में स्तूपों का निर्माण होता है, स्तंभ का निर्माण होता है। स्तंभ मतलब ये, और उसके बाद गुहा स्तूप मतलब कि पहाड़ियों पर खुदाई करके वहाँ पे जो कमरे बनाए जाते थे मतलब कि सन्यासियों को रहने के लिए, उसी को हम गुहा स्तूप कहते हैं। फिर आता है मूर्ति कला के तहत एक तो राजकीय कला है, एक लोक कला है। तो राजकीय कला में स्वतंत्र मूर्तियां तो नहीं मिलती हैं, लेकिन इन स्तंभों के ऊपर तमाम जानवरों की मूर्तियां मिली हैं, चाहे वो सिंह हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो हाथी हो या फिर हिरन हो, जो भी हो। तो ये क्रम चलता रहता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि स्तूप कला जो है, ह्वेनसांग कहता है कि मौर्य काल में लगभग 84,000 स्तूप बनाए गए थे, लेकिन यह अतिशयोक्ति हो सकता है, वो अलग विषय है। लेकिन 3 स्तूप हैं जो कि ज़्यादा फेमस रहे, जिसमें से कि सांची, भरहुत जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके बाद धर्मराज का स्तूप जो कि सारनाथ में है। स्तूप किसे कहते हैं? स्तूप जो होता है बौद्ध धर्म का, जैसे हिंदू धर्म का पूजा करने का स्थल मंदिर होता है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में पूजा का जो स्थल होता है वो स्तूप होता है। अब स्तूप कैसे होता है, स्तूप थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बनता कैसे है। किसी भी भवन को निर्माण, कोई भी आप चाहे घर बनाइए, महल बनाइए या फिर मंदिर बनाइए, सबसे पहले आप बनाएंगे चबूतरा। ये चबूतरा हो गया, और चबूतरे के ऊपर एक अंडाकार आकृति आप जब बनाएंगे, जिसको कहते हैं अंड। स्वाभाविक सी बात है, देखने से ही लग रहा है ये चबूतरा है और इसके ऊपर अंडे जैसी आकृति है, तो आप अंड कह लीजिए। फिर इसके ऊपर एक हर्मिका होती थी, ये बड़ा पवित्र माना जाता था। और हर्मिका जो होती थी, इसके ऊपर एक दंड लगा होता था, उसके ऊपर छत्र होता था। देखिए इसमें बहुत कठिन नहीं है, सीधी सी बात है। चबूतरा रहेगा, चबूतरे के ऊपर उल्टे आकार में आप इस तरीके से रख दीजिए अंड, उसके ऊपर एक पत्थर रख दीजिए, बन जाएगा हर्मिका। और उसके ऊपर एक डंडा खड़ा कर दीजिए। छतरी देख रहे हैं ना, जिस तरीके से छतरी होती है, तो छतरी में एक छत्र होता है, यानी कि जो कपड़ा वाला पोर्शन होता है, और एक उसका अंदर वाला जो लोहे वाला होता है, उसको डंडी कह सकते हैं, दंड कह सकते हैं, अपने भाषा में परिवर्तित कर लेंगे, आसानी हो जाएगी। अब इस चबूतरे के किनारे जो है, आपने आज भी देखा होगा कि मंदिरों में लोग जाते हैं पूजा करने, तो कुछ लोग मंदिर के चारों ओर घूमते हैं, 5 चक्कर, 21 चक्कर, जो भी हो। तो वो जो घूमते हैं, यानी कि जो परिक्रमा करते हैं, उसी को जो है बौद्ध धर्म प्रदक्षिणा कहा जाता था। और उसके लिए जो एक गैलरी टाइप बना होता था या स्थान होता था, वही जो है प्रदक्षिणा पथ होता था। फिर उसके किनारे बाउंड्री होती थी, और यहाँ पे एक प्रवेश द्वार होता था, और प्रवेश द्वार को ही तोरण द्वार कहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्तूप का स्ट्रक्चर है वो ये है कि पहले तो आप एक चबूतरा बनाइए, उस पर इसको रख दीजिए, उसके बाद हर्मिका रहेगा, छत्र रहेगा। फिर और स्वाभाविक सी बात है कि जब इतना बड़ा निर्माण कार्य करेंगे तो बाउंड्री भी होगी और उसमें एक प्रवेश द्वार भी होगा।
तो ये उसके स्तूप का स्ट्रक्चर था। दूसरे नंबर पे जब हम आते हैं कि अशोक के समय में स्तंभों का निर्माण बहुत व्यापक पैमाने पे हुआ और उन स्तंभों के माध्यम से अशोक ने अपने चाहे धार्मिक संदेश हो या राजाज्ञाएँ हो, जो भी उसको कहना था उसने देश के विभिन्न स्थानों पे लगवा के रखा। इसकी खासियत क्या थी स्तंभ की? यह स्तंभ एकास्मक होता था। एकास्मक मतलब एक ही पत्थर का होता था, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही पत्थर होता था, इसी को स्तंभ कहते थे। इसके ऊपर जो उल्टा कमल जैसी आकृति होती थी, उसके ऊपर फिर एक इस तरीके से रहता था, बीच में चक्र होता था और किनारे कुछ हिरण बने हुए थे। और मैं ये बात कर रहा हूँ अगर सारनाथ स्तंभ के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी के प्रतीक को संसद पे लगाया है। तो अब यहाँ पे 4 सिंह चारों तरफ मुँह करके सटे हुए बैठे हुए हैं। ये अगर इसको हम सारनाथ का मान लें, उसी तरीके से इसने जो है कई स्थानों पे, जैसे कि सारनाथ में जो स्तंभ मिला है उस पर 4 सिंह बैठे हुए हैं, चारों ओर मुँह करके। ये 4 दिशाओं का संकेत देते हैं। बीच में चक्र है जो प्रगतिशीलता का प्रतीक है, यानी कि या धम्म चक्र का प्रतीक है, जो भी कह लीजिए। फिर उसके नीचे उल्टा कमल जैसी आकृति है, फिर स्तंभ है। और रामपुरवा में जो मिला है, रामपुरवा के ऊपर जो है वहाँ पे नटुआ बैल मिला है। उसी तरीके से संकिसा एक स्थान है, वहाँ पे जब स्तूप पे जो है हाथी का चित्रण मिला है। फिर एक लौरिया नंदनगढ़ स्थान है, वहाँ पे जो ये स्तंभ मिला है, उसके ऊपर जो है सिंह मिला है। बस लौरिया नंदनगढ़ और सारनाथ में अंतर ये है, सारनाथ में 4 सिंह चारों तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं। लौरिया नंदनगढ़ में एकल सिंह है। उसके बाद हमने एक बात कर लिया कि महल की बात कर लिया, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय का मिलता है। उसके बाद हमने बात किया स्तंभ की और स्तूप की। अब हम बात करते हैं गुहा स्तूप की। गुहा स्तूप मतलब कि पहाड़ों पर उसकी नक्काशी करके कटाई की जाती थी सुंदर तरीके से। हमने पहले ही कहा था कला क्या है कि जिस काम को कुशलतापूर्वक किया जाए, तो वहाँ कमरे बनाए जाते थे और उन कमरों को आजीविकों को दान में दिया गया था। और आजीविक संप्रदाय उस समय था, तो उसमें क्या था कि खास करके ये जो गुहा स्थापत्य मिलता है, या तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय का मिलता है या उसके पौत्र दशरथ के समय मिलता है। तो गुहा स्थापत्य में सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा और कड़ चौपार, ये गुफाएं मिलती हैं बराकर की पहाड़ी पे, और नागार्जुनी पहाड़ी पे मिलती है लोमस ऋषि की गुफा और गोपी गुफा। और उसके बाद हम आते हैं, ये तो हो गया राज्य की कला। राज्य की कला जिसमें राज्य का संरक्षण था, राज्य के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद हम आते हैं लोक कला। लोक कला मतलब यह है कि लोक जीवन में जो कलाएं प्रचलित थी, यानी कि जब राजनीतिक स्थिरता थी तो राज्य अपने स्तर पर कलाओं का विकास कर रहा था, और आर्थिक संपन्नता और सामाजिक प्रगतिशीलता के कारण समाज में भी कलाओं का था, मतलब कि अपने अपने स्तर पर व्यक्तिगत तौर पर लोग कलाओं का निर्माण कर रहे थे। ये अलग बात है कि वो जो है उस पैमाने पर नहीं हो पाया जिस पैमाने पर राज्य द्वारा सिर्फ कला का विकास होता है। तो होता क्या है कि कलाएं कौन सी मिलती हैं जो लोक कलाओं के रूप में आती हैं? वो मिलती हैं मृत भांडों के रूप में, यानी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी की मूर्तियाँ। उसके बाद जो है पाषाण मूर्तियाँ। अब पाषाण मूर्तियों जब हम आते हैं तो उसमें भी जो है यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ ज़्यादातर मिली हैं उस काल में। परखम से प्राप्त हुई हैं, मथुरा से प्राप्त हुई हैं, पटना से प्राप्त हुई हैं, बुलंदी बाग से प्राप्त हुई हैं, लोहानीपुर से तीर्थंकर की मूर्ति मिली है। तो ऐसे स्थानों पे तमाम मूर्तियाँ मिली हैं जो कि राजकीय निर्माण द्वारा नहीं हुई थी। ये व्यक्तिगत प्रयासों से लोक जीवन में प्रचलित व्यक्तिगत प्रयासों से लोक जीवन हेतु बनाई गई थी।
उसमें बुलंदी बाग से जो मूर्ति है मिली है वो हंसते हुए बालक की मिली है। और उसके बाद जो है चामर धामड़ी की यक्षी मूर्ति बड़ी फेमस है। पटना में यक्ष की मूर्ति मिली है। इसमें भी कुछ यक्ष और यक्षिणी की कुछ मूर्तियों में कई मुख बने हुए होते हैं। तो बेसिकली इतना भीतर आप जाएंगे तो आपको जो है बोलने लगेगा। अगर आप कला की बात कर रहे हैं मोटा मोटी, ये मान चलिए किसी भी राज्य में कला के विकास के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? राजनैतिक स्थिरता हो, आर्थिक संपन्नता हो, प्रगतिशील समाज हो और धार्मिक सहिष्णुता का माहौल हो। ये जब चीज़ें होती हैं, कुछ और भी हो सकती हैं, ये चीज़ें होती हैं तब क्या है कि राजकीय स्तर पे और लौकिक जीवन में कलाओं का विकास होता है। राजकीय स्तर पे क्या होता है कि राजा जो होता है वो अपने लिए महल बनवाएगा और मंदिर बनवाएगा तो बहुत बड़ा मंदिर बनवाएगा, स्तूप बनवाएगा तो बड़ा स्तूप बनवाएगा। उसके बाद उसको जो अपना राज्याभिषेक जारी करना होगा तो कहीं शिलापट्टों पे लिखवाएगा, तो यानी कि गुहा स्तंभ लेख हो जाएगा, स्तंभ कला के तहत आ जाएगा। गुहा स्तूप के तहत जो है जो वो पहाड़ियों पर छोटे छोटे कमरे बना के जो है किसी को दान में दे दे या स्वयं यूज करे, जैसे भी करे, वो गुहा स्थापत्य के तहत आ जाएगा। और अगर इन दोनों की बात किया जाए स्तूप और स्तंभ की, तो स्तूप का स्ट्रक्चर ये है और स्तंभ का ये है। मोटा मोटी यही चीज़ है, यही आपको लिखना है। धन्यवाद।